Good morning, students. Today we start our next topic, equivalence relation. A relation R on a set A is called equivalence relation if number 1 R is reflexive, number 2 R is symmetric, and number 3 R is transitive. मैथमेटिकल डेफिनेशन इनके आगे दिया हुआ है. अगर कोई रिलेशन आर अगर ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो रिलेशन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर इनमें से कोई भी एक रिलेशन फेल हो जाता है, जैसे रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, तो आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है. अगर रिफ्लेक्सिव हो जाता है तब देन वी चेक नेक्स्ट रिलेशन सिमेट्रिक, और अगर सिमेट्रिक नहीं होता है तो फिर आगे ट्रांजिटिव चेक भी नहीं करेंगे. अगर रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, तब हम चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं. अगर ट्रांजिटिव भी हो जाता है तो ये ओवरऑल क्या बन गया आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन. डियर स्टूडेंट्स, हमसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था, वो मैं बता देता हूँ अभी. ये है आपका एग्जाम्पल ही है, देख लेना कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन. कैपिटल एल किसको रिप्रेजेंट करता है? एक प्लेन के अंदर सभी के सभी लाइन्स के सेट को. एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, आर है वो कैपिटल एल पे रिलेशन ऐसे डिफाइन किया गया है कि L1 L2 इस प्रकार से कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. L1 L2 से इस प्रकार से रिलेटेड किया गया है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. देन वी शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. तो जो ये R दे रखा है वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी नहीं है. इसका मतलब ये ऑटोमेटिक क्लियर हो रहा है यहाँ से कि इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं. तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, लेट L1 कैपिटल एल से ले लेते हैं कोई लाइन, क्योंकि आप पहले से मान के तो नहीं चल सकते ना कि L1 L1 बिलोंग्स टू R. ये तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये लिख दिया तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. तो अब आपने लिखा लेट L1 बिलोंग्स टू कैपिटल L. बट आप क्या आपको पता है कि खुद के परपेंडिकुलर कभी भी नहीं हो सकता. कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती. तो L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. अगर पैरेलल का केस होता तो ये इसको डिफाइन कर जाता कि खुद के पैरेलल तो होता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होता. तो देयरफॉर L1 L1 नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, हर एक L1 के लिए, हर एक लाइन के लिए, एवरी एंड ईच लाइन L1 बिलोंग्स टू कैपिटल L. तो इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्री के लिए देखिए, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, और जहाँ L1 L2 कहाँ से आ रहे हैं? कैपिटल L से. तब आपको क्या दिखाना है कि L2 L1, अगर L2 L1 भी R के अंदर आ गया तो ये होगा सिमेट्रिक, वरना सिमेट्रिक नहीं होगा. तो डेफिनेशन रिलेशन क्या दे रखा था? अगर ऐसा बनता है तो इसका मतलब क्या होगा? L1 परपेंडिकुलर टू L2 लिखा जा सकता है. तो लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ L1 परपेंडिकुलर टू L2. अब अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा ही होगा. तो लिखा जा सकता है L2 परपेंडिकुलर टू L1 इम्प्लाइज दैट L2 L1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये इसके डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया. जब L1 L2 R के अंदर था तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 लिखा था. अब आपने उल्टा लिख दिया L2 परपेंडिकुलर L1, तो इम्प्लाइज दैट L2 L1 बिलोंग्स टू R. तो देयरफॉर क्या लिखा जा सकता है लास्ट में? L1 L2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट L2 L1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू कैपिटल L. सो R इज सिमेट्रिक. अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, तीसरा केस. तो लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू कैपिटल L. तब आपको चेक करना है कि L1 L3 भी R के अंदर आएगा या नहीं आएगा. अगर आ जाता है तो ट्रांजिटिव होगा, वरना ट्रांजिटिव नहीं होगा. तो डेफिनेशन का यूज कीजिए. अगर L1 L2 रिलेशन में है तो इम्प्लाइज दैट क्या लिखा जा सकता है? L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 L3 रिलेशन में है तो क्या लिखा जा सकता है? L2 परपेंडिकुलर टू L3.
बट अब आप जब डायग्राम बनाने के बाद देखिए कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 और L3 भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? कभी नहीं, क्योंकि ये तो एक दूसरे के ऑटोमेटिक क्या हो गए, पैरेलल। तो क्या लिखा जा सकता है, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, इम्प्लाइज दैट L1 पैरेलल टू L3। तो अपने को पैरेलल थोड़ी ना दिखाना है, अपने को क्या दिखाना था, परपेंडिकुलर, और वो हम दिखाने में फेल हो गई। तो इसका मतलब L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R, थस L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, implies that L1 L3 not belongs to R for all L1 L2 L3 belongs to capital L, so R is not transitive। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना। खुद के परपेंडिकुलर नहीं होने की वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए सिमेट्रिक हो गया। और अगर इसमें L1 परपेंडिकुलर टू L2 था एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3 था, लेकिन क्लियर दिख रहा है ज्योमेट्री से ही, डायग्राम बनाने के बाद L1 है वो पैरेलल किसके हो रहा था, L3 के। ये ट्रांजिटिव कभी भी नहीं होगा। बस लिखने का तरीका आना चाहिए। मैथमेटिक्स में क्या है कि रिलेशन कोई भी चैप्टर अच्छे से, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज अगर सही होगा तो कोई भी आपका मार्क्स नहीं काटेगा। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से छोटा क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, नहीं तो इक्विवेलेंस रिलेशन में ही पूछ लेता है ऐड करके, इक्विवेलेंस क्लास बता दीजिए इसका। तो इक्विवेलेंस क्लास किसकी निकलेगी, वो रिलेशन पहले से ही क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A को, मतलब कैपिटल A यहाँ पे कोई सेट है और स्मॉल ए कोई इस सेट के अंदर एलिमेंट लिया है, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल सच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर रिलेटेड टू ए अंडर द रिलेशन आर। मतलब ये जो स्मॉल ए जो दिख रहा है ना, इस कैपिटल ए जो सेट दे रखा है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी कि वो जो कैपिटल ए के अंदर स्मॉल ए से सारे के साथ जो रिलेट करने वाले एलिमेंट्स है उन सब का कलेक्शन, वो क्या होगा, स्मॉल ए की इक्विवेलेंस क्लास। अभी अपन एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। इट इज़ नोटेड बाय, ये बॉक्स लगा के लिख देते हैं ऐसे, बॉक्स स्मॉल ए एंड डिफाइंड एज, बॉक्स लगा दिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। अब यहाँ टी लिख दो, एक्स लिख दो, बी लिख दो, कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सेकंड जो जिसकी इक्विवेलेंस क्लास होती है ना, वो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेकंड प्लेस पे होता है, और फर्स्ट प्लेस में का जो टी का जो कलेक्शन होगा ना, वो ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो टी कोमा ए या टी रिलेटेड टू ए, जहाँ टी क्या है, कैपिटल ए का ही एलिमेंट है। तो टी भी लिखा जा सकता है, पी क्यू जो भी है, एक्स वाई ए बी जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन के अंदर ये आपको रिलेशन दिया होगा, तो उसके अंदर जैसे ही आप डेफिनेशन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ए की इसकी इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए, then equivalence class of A is defined as the set of all such elements of A which are related to A under the relation R। मतलब A से जो सेट कैपिटल जो सेट A दे रखा है उसके अंदर जो जो मतलब इसके साथ रिलेट करने वाले हैं वो मतलब उसी सेट के अंदर ही होंगे, लेकिन सिर्फ स्मॉल ए के साथ ही वो रिलेट करेंगे। तो उनका जो कलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, उस की इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा दो एग्जांपल दे देता हूँ, एक सिंगलेट का और एक डबलेट का, तो दोनों आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ सेट ए। इस प्रकार से डिफाइन है आर की 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, आप इसको चेक करके देख लो, चाहे ये दे रखा है वैसे भी और है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको 1, 2, 3 तीनों के अपनी इक्विवेलेंस क्लास निकाल लेते हैं। तो बॉक्स प्रोडक्ट
बॉक्स प्रोडक्ट क्या, बॉक्स के अंदर जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अब इसको यहाँ पे t,1 बिलोंग्स टू आर, टी इस सेट का। अब देख लो, अब फर्स्ट प्लेस पे t और सेकंड पे 1, इसके अंदर चेक करो, सेकंड पे 1 और फर्स्ट प्लेस पे कौन सा आ सकता है, एक तो 1,1, तो एक तो आ गया 1 यहाँ पर। और आगे चलिए 2,2 नहीं होगा क्योंकि सेकंड प्लेस पे 1 और कहाँ पे दिख रहा है आपको, लास्ट वाला देखो 2,1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी का कलेक्शन लेना था ना, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, तो 1,2। अब सेकंड देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या होगी, देखो अब अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो t,2 t बिलोंग्स टू ए, तो 2 सेकंड प्लेस पे 2 आना चाहिए, कहाँ आ रहा है देख लो, एक तो ये दे रहा है 2,2, तो 2 आ जाएगा सिर्फ, 3,3 नहीं होगा, और 2,1 भी नहीं होगा, तो 1,2 सेकंड प्लेस पे 2 है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 नंबर पे है ना, इसको देखो, क्योंकि आप क्या लिख रहे थे यहाँ पे t,2 लिखेंगे तो t की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो आपका 2 और 1 का इनका कलेक्शन बनेगा, वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। और 3 का इक्विवेलेंस क्लास देखिए, तो अगर इसको अगर आप लिखते हैं तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या होगा, t,3 बिलोंग्स टू आर, मतलब 3 के साथ कौन रिलेटेड है, सेकंड प्लेस पे देखो, तो सिर्फ 3R3, तो 3 आ जाएगा ओनली। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा, एक बार फिर इसको अच्छे से देख लेना। और सेकंड एग्जांपल देखिए, ऑर्डर्ड डबल पेयर्स का है, ये देखना एक बार, लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड लेट r बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन a क्रॉस a डिफाइंड बाई a, b r c d if and only if a plus d is equal to b plus c। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3। इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो डबलेट में आ रहे हैं, देखो एक रो से इस प्रकार से, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है आपको, तो आपको जो वहाँ जो t ले रहे थे वहाँ पे या तो t1 t2 ले लो या xy कुछ भी ले लो, तो xy रिलेट टू किससे कर दिया, 1,3 से, जहाँ xy किससे आ रहा है, वहाँ सिर्फ सेट ए से आ रहा था, यहाँ सेट क्या आ गया, ए क्रॉस ए। अब डेफिनेशन में चले जाइए, डेफिनेशन क्या कहती है, ए बी आर सी डी, वो कह रहा है कि फर्स्ट और लास्ट का सम इज इक्वल टू मिडल टर्म का सम, तो कर दो, फर्स्ट और लास्ट क्या होगा, x+3 इज इक्वल टू मिडल इक्वल टू y+1, इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो x, y किस में से, ए क्रॉस ए में। अब कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर है कि सेकंड में अगर फर्स्ट का डिफरेंस करें तो रिजल्ट आना चाहिए 2, वो इस इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। तो देखो 1,1 कभी नहीं होगा, 1,2 नहीं होगा, चेक करके देखो, 2 माइनस 1 क्या 1 नहीं हो रहा, 1,3 लीजिए, 1,3 लेने से क्या होगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो 1,3 आएगा एक, तो इसके अंदर 1,4 आएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 नहीं आएगा, फिर 2 से शुरू हो जाइए, 2,1 नहीं आएगा, 2,2 नहीं आएगा, 2,3 नहीं आएगा, 2,4, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो उसका डिफरेंस इक्वल टू 2 आना चाहिए, तो 2,4 आएगा, देख लो कि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो और इसके बाद देखो और कोई सही नहीं बन रहा, देख लो 3,1 नहीं आएगा, 3,2 भी नहीं आएगा, 3,3 भी नहीं आएगा, 3,4 भी नहीं, इसका मतलब इसके इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ 2 पेयर निकलेंगे, 1,3, 2,4, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको। अब मैं आपको इक्विवेलेंस रिलेशन का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो ये आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 9, थोड़ा सा अच्छे से देख लेना कि दे रखा है कि रिलेशन आर ऑन सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए को लिखने का ऐसा तरीका है कि x बिलोंग्स टू z, 0 लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाई r इज इक्वल टू a, b एंड a माइनस b इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मतलब a b से इस प्रकार से रिलेट करता है कि उन दोनों का डिफरेंस का मोड है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और
आपको निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। देखो बेटा सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। मैं आपको जनरल मेथड बता देता हूँ, आप न्यूमेरिकल लेके भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे तो एक क्या होगा, आपको करली ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 13 आएंगे, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, 12, ऐसे करके भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जनरल मेथड बताता हूँ जो हर जगह वैलिड होगा। तो सबसे पहले सेट दे रखा था और रिलेशन दे रखा था, उसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए सेट ए का। क्या लिखा, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो देखिए अब क्या ए माइनस ए इक्वल टू 0 क्या मल्टीपल ऑफ 4 है? आपने कहा यस सर ये है। तो विच इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब ए कोमा ए रिलेशन में आ चुका है। देखो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गए, ठीक है। तो thus a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो सो आर इज रिफ्लेक्सिव के लिए क्या किया कि कोई सेट ए का कोई एलिमेंट उठा लिया, लेट ए बिलोंग्स टू ए। अब हम पहले नहीं लिख सकते, इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। हम कोई शुरुआत में थोड़ी लिख देंगे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। कहाँ से लिख दोगे, फिर आप स्टार्टिंग में ही रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिए उसको। थोड़ा इसमें ध्यान रखना होता है। तो लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये रिलेट कर गया। अगर यहाँ ट्रू नहीं होता तो आप क्या कहते, मान लीजिए कि ये 0 ना आके 1 आ जाता, मान लीजिए, एक प्रकार से होगा नहीं, वैसे सेम को सेम से माइनस करेंगे तो 0 ही आता है। मान लीजिए मैथ्स की स्टूडेंट है, कुछ भी मान लो एक बार, कि अगर आ जाता तो आप क्या लिख दे, विच इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। तो ऑटोमेटिक ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। लेकिन यहाँ तो क्लियरली आपको दिख रहा है। तो अब देखिए सिमेट्रिकली लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी, कहाँ से आ रहे, सेट ए से। तो अब आपका टारगेट क्या है, बी कोमा ए भी आर के अंदर आ जाए। अगर ए रिलेट टू बी तो इम्प्लाइज दैट बी रिलेट टू ए। तो देखे भाई ए बी अगर आर के अंदर आता है तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो ये देखो ऐसे लिख दिया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4, कोई मल्टीपल है तो कोई 4m लिख दो, 4 न्यू लेमडा जो भी लिखना है लिख सकते हो। या m क्या है, इंटीजर भी बोल सकते हैं, नेचुरल भी बोल सकते हैं। तो अब जैसे ही मोड हटाएंगे तो आपको पता ही है प्लस माइनस 2 रिजल्ट आते हैं, प्लस माइनस दोनों। अरे भाई मोड -4 का वैल्यू भी क्या होता है मोड में 4, और +4 का वैल्यू भी मोड में क्या होता है 4, या -5 कुछ भी ले लो आप। -5 का मोड भी +5 आता है और +5 का मोड भी +5 ही आएगा, क्योंकि मोड तो ऑलवेज रिजल्ट को क्या कर देता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो a माइनस बी का अगर जब मोड हटा तो प्लस माइनस में 2 रिजल्ट आ जाएंगे, +-4m कोई भी आ सकता है। तो b माइनस ए को क्या लिखा जा सकता है भाई, माइनस कॉमन लेके इधर ले आओ तो -+4m। तो अब वापस मोड लगा दिया तो माइनस प्लस गायब। तो डिटरमिनेंट नहीं, मोड ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ गया 4m। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपने आप ही किसका मल्टीपल हो गया 4 का। तो मोड ऑफ b माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो b कोमा ए बी रिलेशन में आ चुका है। तो thus a कोमा b belongs to R implies that b comma a belongs to R for all a comma b belongs to set A, so or is symmetric। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, a रिलेट टू b करेंगे एंड b रिलेट टू c करेंगे। देन वी सी कि a आर c आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ जाएगा तो ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं आएगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जहाँ फॉर ऑल ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं, सेट ए से। तो स्टार्टिंग वाला देखो, ए बी अगर रिलेशन आर में है तो क्या लिखा जा सकता है, मोड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। एंड बी सी, बी कॉमा सी अगर रिलेशन आर में है तो क्या लिखा जा सकता है, मोड ऑफ बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये तो डेफिनेशन दे रखी है, वही लिखिए। तो इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है तो क्या लिख दिया 4m, एंड बी माइनस सी 4 का मल्टीपल है तो क्या लिख दिया 4n। फॉर सम एम एन क्या है, m कोमा n बिलोंग्स टू
कैपिटल एन, नेचुरल नंबर में ले लिया, ठीक है। तो a माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है, मोड अथॉरिटी प्लस माइनस 4m, एंड b माइनस सी को क्या लिखा जा सकता है, प्लस माइनस 4n। दोनों को एक साथ लिख दीजिए, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो प्लस माइनस 4m, दोनों को ऐड किया बस, प्लस माइनस 4n। तो b से b कैंसिल आउट, तो क्या बच चुका है, a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 कॉमा ले लीजिए यहाँ से m प्लस n। अब प्लस माइनस को अगर राइट हैंड साइड में हटाते हैं तो ये अपने आप लेफ्ट में क्या लग जाएगा, मोड a माइनस सी इज इक्वल टू 4m प्लस n, implies that a माइनस सी इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या हो गया, a कोमा सी बी किस में आ गया, कैपिटल R में आ गया। दस a कोमा बी बिलोंग्स टू R एंड b कोमा सी बिलोंग्स टू R, तो implies that a कोमा सी also belongs to R for all a b c belongs to set A, so R is transitive। तो R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो और लास्ट में क्या लिखा जा सकता है, हेंस और इज एन इक्वलेंस रिलेशन। अब अपने को किसकी क्लास देखनी है, 1 की क्लास देखनी है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वलेंस क्लास ऑफ 1। तो अब देखो इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना है, तो देख लो कोई भी t उठाओ, जो भी उठाना है, t कोमा 1 बिलोंग्स टू R, t रिलेटेड टू 1 और t सेट A के अंदर ही है। तो t r1 का मतलब क्या, देखो भी a r b का मतलब क्या था, मोड ऑफ a माइनस b था। तो t r1 या t कोमा 1 बिलोंग्स टू R एक ही बात है, अरे t r1 या t कोमा 1 बिलोंग्स टू R एक ही तो बात है। जिसको क्या लिखा जा सकता है, मोड ऑफ t माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और t सेट ए का ही, सेट ए के अंदर ही तो है। अब देख लो कौन कौन से t आएंगे, अपने सेट ए के अंदर कहाँ से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, देखो सेट ए में कहाँ से स्टार्ट हो रही है अपनी वैल्यू, ज़्यादा ही ऊपर चला गया। सेट देखो 0 से लेके 12 तक, और 0 12 भी इंक्लूड है इसके अंदर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आगे चलिए देखते हैं। तो 0 से स्टार्ट किया, तो 0 माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता, टी की जगह 0 पुट किया तो नहीं हुआ, टी की जगह 1 पुट करो, 1 माइनस 1 इक्वल टू जो हाईएस्ट होता है, तो एक तो आ गया 1 इसके अंदर। फिर 2 पुट करो, 2 माइनस 1 का मोड नहीं होगा, 3 माइनस 1 का मोड नहीं होगा, 4 माइनस 1 का मोड नहीं होगा, 5 माइनस 1 का मोड क्या होता है, 4। तो 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यस, तो यह क्या आ जाएगा 5। इसके बाद 6 माइनस 1 नहीं होगा, 7 माइनस 1 नहीं होगा, 8 माइनस 1 भी नहीं होगा, 9 माइनस 1 का मोड इज इक्वल टू क्या, 8, यस, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो एक आ गया 1, एक आ गया 5, एक आ गया 9। अब चेक करो, 10 माइनस 1 नहीं, 11 माइनस 1 नहीं, 12 माइनस 1 नहीं, क्योंकि इसने सेट ए को बाउंड कर रखा है 0 से लेकर 12 तक। तो इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में कौन कौन से एलिमेंट का कलेक्शन हो गया, 1, 5, 9। थैंक यू स्टूडेंट्स, और आप भी बुक्स उठा लीजिए अभी और अच्छे से ट्राई कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।